जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम एक बहुत ख़ास मुद्दे पर बात करने के लिए आप सबके साथ जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान ओमकार चौधरी जी, जो अपना खुद का चैनल भी चलाते हैं ओसियन नेटवर्क और बहुत बेहतरीन एनालिसिस और वीडियोज़ के साथ आप सबके सामने आते हैं। आज हमारे चैनल पे हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद अंबर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार। ओमकार जी, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर गए हैं और मणिपुर को लेकर विपक्ष काफ़ी समय से ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों अब तक मणिपुर नहीं गए, क्यों मणिपुर नहीं गए। लेटली कई सारी चीज़ें इस तरह से सामने आ रही हैं जहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो कुछ देश विरोधी ताकतें हैं, वो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो भारत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जो कुछ क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, उनको भारत से तोड़ने की साज़िश हो रही है। विपक्ष जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऑपरेशन 37 और ये सारी चीज़ें सामने हैं। राहुल गांधी एलेक्स सोरोस और एक ही देश में पाए जाते हैं। अभी एलेक्स सोरोस यूनुस से भी मिले हैं, बांग्लादेश के जो इंटरिम पीएम हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से सामने आ रही हैं, अब जो प्रधानमंत्री मोदी की जो विज़िट है, क्या ये जो सेंटिमेंट या फिर ये जो इस तरह की चीज़ें प्लान की जा रही हैं, उसको काउंटर करने के लिए पहुँचे हैं? इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं ओंकार जी? अंबर जी, 3 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 5 राज्यों का है। जी। मिजोरम से हुँ, असम के लिए उन्होंने ट्रेन रवाना की हैं हुँ, और देशवासियों के लिए भी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी ये एक बहुत गौरव का विषय है कि मिजोरम आइजोल को भी अब ट्रेन से जोड़ दिया गया है। यानी दिल्ली से आप ट्रेन के जरिए आइजोल तक पहुंच सकते हैं। जी। तो उनका दौरा मिज़ोरम का है, इसके बाद उनको मणिपुर जाना है। मणिपुर में भी उनकी करीब 7,500-8,000 करोड़ की योजनाएं परियोजनाएं हैं, जिनका उद्घाटन भी करना है, जिनका शिलान्यास भी करना है। इसके बाद उनका असम जाने का भी प्रोग्राम है। फिर वो बंगाल भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और फिर बिहार भी जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि साहब ये चुनावी दौरे हैं या कुछ भी आप नाम ले लीजिए। जिस तरह का आजकल विपक्ष का रवैया बना हुआ है कि पॉजिटिविटी नहीं देखनी है, नेगेटिविटी में ज़्यादा, इसी मणिपुर को लेकर के, मणिपुर के दौरे को लेकर के आज जब राहुल गांधी से मीडिया ने प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, तो पता है उनका जवाब क्या था? उनका कहना था कि नहीं नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वोट चोरी महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की तारीख में देश में। यानी मणिपुर इनके लिए आज जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आज महत्वपूर्ण नहीं है। एक पूरा पार्लियामेंट सेशन इन्होंने वॉश आउट कर दिया था मणिपुर को लेकर के, और 70 दिन तक इन लोगों ने इंतजार किया था एक वीडियो को रिलीज करने का, जिसमें दो हमारी बहनों को नेक्ड घुमाया गया था और उनके वीडियो उतरवा लिए गए थे, बना लिए गए थे। पार्लियामेंट सेशन आने का 70 दिन इंतजार करके, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना था उससे पहले दिन इन्होंने वो जारी किए थे। मणिपुर हो या दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य हो, 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, उनको सुलगाने, उनमें अलगाववादियों को बढ़ावा देने और उनको अतीत में अलग अलग समय पर मिस हैंडलिंग करने उनके साथ, ये इनका पुराना इतिहास भी है और मैं कहूँगा कि इनकी साजिश भी है। मणिपुर पिछले 2 साल से 2.5 साल से क्यों सुलग रहा था, जिसमें सैकड़ों लोगों की के जीवन की आहुति ले ली गई, इसका जवाब भी तो देना है पॉलिटिशियंस को। और किसी एक समुदाय विशेष की तरफदारी करना और दूसरों की अनदेखी करना, आग तो वहां दशकों से लगी हुई है, उसको बुझाने के बजाय उसमें और घी डालने की कोशिश करना, बयानबाजी करना, ये सवाल खड़े करना बार बार कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तब तक किसी राज्य का दौरा करने से बचते हैं जब तक कि वहां स्थितियां परिस्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल ना हो।
तब तक या तो फोर्सेस का काम होता है, या एजेंसियों का काम होता है, या सीधे तौर पर अगर हम कहें तो होम मिनिस्ट्री का काम होता है। तो जब वहां पर मणिपुर में ये चीजें शुरू हुई थी, हिंसा शुरू हुई थी, टकराव का नया एक चैप्टर खुला था, तो गृह मंत्री अमित शाह वहां 3 दिन तक डेरा डाले रहे थे, वहां रहे। उन्होंने वो ये सुनिश्चित किया कि ये चीजें आगे और ज्यादा ना बढ़े, जितना नियंत्रित किया जा सकता था। जो भी वहां के कुछ उग्रवादी और चरमपंथी गुट हैं, उनको नियंत्रित किया गया, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। आज अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से एक समुदाय के साथ अभी पिछले हफ्ते ही एक समझौता हुआ है, समझौते पर साइन हुए हैं, और दोनों गुटों के को मद्देनजर रखते हुए जो योजनाएं परियोजनाएं अब जमीन पर वहां उतारने की कोशिश हो रही हैं, दोनों का ही ख्याल रखा गया है। जो कुकी समुदाय है उसका भी, और जो मैतेई समुदाय है उसका भी। तो लगातार आप प्रयास करेंगे किसके लिए? शांति बहाली के लिए। और अगर आपको विकास के काम करने हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, तो किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में शांति होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लोग लगातार शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों को झूठ बोल करके उकसाने की, भड़काने की, सड़कों पर उतारने की साजिश रचते हैं, और एक अनार्की की सिचुएशन जो है वो पैदा हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। स्वागत किया जाना चाहिए था जब प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं, और उनकी सराहना की जानी चाहिए थी कि जैसे ही थोड़ी शांति हुई है या एक एकॉर्ड साइन हुआ है, उसके तुरंत बाद वो मणिपुर जा रहे हैं और विकास के कामों के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपया जारी कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन हो रहा है उल्टा। तो ये अलग अलग समुदाय, आपने एक घटना का जिक्र किया है कि जो बांग्लादेश के इस समय कार्यकारी हैं मोहम्मद जी। यूनुस, उनकी एक मुलाकात हुई है जॉर्ज सोरोस के बेटे से, और जॉर्ज सोरोस के बेटे की शादी का एक समारोह था पिछले दिनों, जिसमें कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। उसका खंडन भी कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन राहुल गांधी उस फंक्शन में जॉर्ज सोरोस के बेटे से मिलते हुए, उनको बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट में कहा गया था, और ये किसी और ने नहीं बल्कि जो टॉप लीडर हैं बीजेपी के और मोदी सरकार के, उनकी तरफ से कहा गया था। और ये अब किसी से दबी छिपी बात बिल्कुल नहीं है कि जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व में जो फाउंडेशन काम कर रहा है, खास तौर से एशिया में, सोनिया गांधी उसकी एक प्रमुख सदस्य हैं। इसका खंडन सोनिया गांधी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो इनके डायरेक्ट लिंक हैं जॉर्ज सोरोस से। और जॉर्ज सोरोस कौन है? जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए हजारों करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, बल्कि जारी कर चुके हैं। और कौन कौन लाभार्थी हैं और किस किस तरीके से वो पूरी बंदरबाट हुई है, और किस किस तरह का यहाँ इकोसिस्टम काम करता है, और लुटियन मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से कुछ चीज़ों को ट्विस्ट करता है और उनको किस तरीके से पेश करके एक अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है, ये हमसे आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज की तारीख में सब जानते हैं। तो ये अगर अभी हाल में जो राहुल गांधी बहुत गुपचुप तरीके से, रहस्यमय तरीके से बिहार में 15-16 दिन लगाने के बाद गायब हो गए और मलेशिया में पाए गए, वहाँ से किसी ने कुछ फोटो उतार लिए और फिर वो मीडिया में जारी किए गए, जिसको लेकर के कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट कह रहा है कि उनकी सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अमित मालवीय ने ये फोटो जारी कर दिए हैं। अरे भाई, सिक्योरिटी से खिलवाड़ वो खुद अपने आप की कर रहे हैं। आप अपनी सिक्योरिटी को
ब्रीच करते हैं, आप उसको धोखा दे करके, डिच करके, उनको बिना बताए कहीं भी निकल जाते हैं। अभी सीआरपीएफ की जो सुरक्षा शाखा है, उसका एक पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचा है, और जाहिर है होम मिनिस्ट्री को भी गया होगा, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि अकेले इस बार नहीं, जब ये मलेशिया गए हैं गुपचुप तरीके से, कई बार ऐसा हो चुका है जब ये बिना सीआरपीएफ की सिक्योरिटी ब्रांच को बिना बताए ही विदेशों को रवाना हो गए। इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, ये कहाँ थे, किससे मिल रहे थे, कितने दिन किस देश में रहे और किन किन लोगों से मिले हैं। तो ये अगर अपनी जान को खुद ही खतरे में डाल रहे हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। याद करिए, 2014 से 2019 तक तो राजनाथ सिंह साहब गृह मंत्री थे, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2019 में जब दोबारा से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए और भारतीय जनता पार्टी को 303 और एनडीए को 353 सीटें मिली, तो अंबर जी इसके कुछ ही महीनों बाद अमित शाह साहब बैठे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी है जो सिक्योरिटी और जो जिनको थ्रेट है उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी उसकी समीक्षा की गई, और ये पाया गया कि इनके पास जो एसपीजी का कवर है वो अवैधानिक है, नियमों के विपरीत है। किसी भी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के परिवार को उसके प्रधानमंत्री नहीं रहने के 5 साल तक ही एसपीजी का कवर मिल सकता है। राजीव गांधी 1989 तक प्रधानमंत्री थे। 1991 में उनकी एक लिट्टे के आत्मघाती हमले में उनकी डेथ हो गई थी। फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, यानी इनके कांग्रेस के अपने प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने नियमों के साथ खिलवाड़ किया और एसपीजी का कवर 5 साल बाद भी इनको जारी रहने दिया। बाद की सरकारें भी, एचडी देवगौड़ा हों, आई के गुजराल हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर मनमोहन सिंह बन गए हों 2004 से 14 तक, सबने जारी रखा। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे उन्होंने भी जारी रखा। लेकिन अमित शाह के आने के बाद जब एसपीजी कवर हटाया गया तो कितना बवाल किया था, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और अगर देश के भीतर आपको इतना खतरा है कि आपको एसपीजी का सुरक्षा कवच चाहिए, तो विदेशों में आप इतने सुरक्षित कैसे घूम लेते हैं बिना सिक्योरिटी के। यानी विदेशों में आपको अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, आपको खतरा भारत के भीतर ही है। और वो भी उन लोगों के बीच जिनके प्रधानमंत्री आप बनने की बात करते हैं, जननायक, जन नेता, और जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा कांग्रेस मीडिया सेल चलाती है कि राहुल गांधी जन नेता हैं, कभी वो किसी बढ़ई के पास पहुंच जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, कभी किसी मजदूर के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो फोटो ऑप चलता है दिखाने के लिए कि कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, वो काम तो आता नहीं है। लेकिन ओंकार जी, सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे है, जो हम देख पा रहे हैं कि एलोक सोरोस से राहुल गांधी का मिलना, फिर जॉर्ज सोरोस और यूनुस की मुलाकात, इस सब से नॉर्थ ईस्ट को लेकर तो बड़े कंसर्न्स हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी नॉर्थ ईस्ट पहुंचे हैं, तो इस सब को लेकर जो अभी हमारे सामने चैलेंजेस हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर, क्योंकि हमारे पास अब जो बांग्लादेश को लेकर जो है रिश्ते ठीक नहीं है, ऐसे में, और फिर नेपाल में भी हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में कितना अहम हो जाता है ये जो ब्रेक इंडिया प्लान है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं भारत को लेकर। वो एक शेर है, मुझे पूरा याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका भाव ये है कि दुनिया के अलग अलग देश मिट गए जहां से या नक्शे से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ऐसी साजिशें कोई, बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, जी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यस। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी अनेक सहस्रों बार भारत को तोड़ने की कोशिशें हुई और कुछ हद तक कामयाब भी रहे ना। हमारी 2 बाजुएं तो तोड़ दी गई, ऊपर पाकिस्तान बन गया, नीचे बांग्लादेश बन गया, ऊपर जहां हमारा मस्तक था उसके भी कुछ हिस्से तोड़ करके चीन के हवाले कर दिए गए। तो कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन फिर भी हम एक बने हुए हैं और मजबूत भी बने हुए हैं।
जहां तक इनकी मुलाकातों का सिलसिला है, तो जैसा मैंने कहा कि ये रहस्यमय तरीके से यात्राएं करते हैं। हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, कहीं 7 दिन की यात्रा पर, कहीं 14 दिन की यात्रा पर, एक बार तो करीब 1.5 महीना गायब रहे थे और पता नहीं था कि कहाँ हैं, किसी को पता नहीं था। और हर इनकी यात्रा के बाद एक आशंका बनी रहती है किसी नई टूल किट, किसी नए धमाके की, वो किसी जाते नए हैं तो कुछ हथियार बीच में की। कुछ ना कुछ होता तो ज़रूर है, ये बात तो जी प्रूवन हाँ, है। तो कुछ ना कुछ जो है वो अभी भी उन्होंने कहा है मीडिया में। कुछ लोगों ने कोई सवाल पूछा था तो इन्होंने कहा था कि बस थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और इन्होंने बिहार यात्रा के दौरान और मलेशिया यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा था कि इस बार हाइड्रोजन बम आएगा। पहले भूकंप लाने की कोशिश की थी इन्होंने संसद में, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि बेंगलुरु में प्रेजेंटेशन देंगे तो चुनाव आयोग कहीं दिखाई भी नहीं देगा। इस बार कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम जब मैं फोड़ूंगा तो प्रधानमंत्री भी दिखाई नहीं देंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो अब इस तरह के स्टेटमेंट आप दें, इस देश के सबसे, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनकी अभी रेटिंग जो है वो फिर से 75-71 आई है। पहले जुलाई में 75 थी, अभी 71 है। इनके आसपास भी कोई नहीं है दुनिया का कोई लीडर। उनके बारे में आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अपना फ्रस्ट्रेशन जारी करते हैं, क्योंकि चुनाव के मैदान में तो आप जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जनता का भरोसा आप लोग खो चुके। और जब कोशिशें आपकी कामयाब ना हो तो साजिशें शुरू की जाती हैं। तो ये साजिशें चल रही हैं। पर ये जो मुलाकातें हैं, मलेशिया में सुनते हैं कि वहाँ कुछ लोगों से मिले हैं ये, जिनमें जॉर्ज सोरोस का बेटा भी है, कुछ और लोग हैं। जाकिर नाइक के बारे में तो जानकारी मिल रही है कि कुछ जी। एड्स वेड्स हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। हो सकता तो है कई, अयादत के लिए पूछने के लिए गए हों उन्हें, तो, कि तबीयत तो हो कैसी है? सकता है जी। अब मोहम्मद यूनुस अगर उससे मिल रहे हैं, तो एक सूचना और भी आई थी अंबर जी, आपको याद होगा। बांग्लादेश के एक जाने माने पत्रकार हैं, ब्लिट्स के संपादक, उनका हमने भी इंटरव्यू किया था, शोएब चौधरी। उनका दावा था कि जब बांग्लादेश में यह तख्ता पलट हुआ था 5 अगस्त 2024 को, इससे पहले लंदन में एक बैठक हुई थी जिसमें बीएनपी के वाइस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी की भी मुलाकात थी, कुछ जमात के भी लोग वहां पर मौजूद थे। हुँ। तो अगर आप बांग्लादेश के तख्ता पलट से पहले भी किसी मीटिंग का हिस्सा थे और उसका खंडन नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से, शोएब चौधरी के दावे का खंडन नहीं हुआ है, तो अगर आप ऐसी मीटिंग में थे तो फिर क्या ताज्जुब है कि मोहम्मद यूनुस जॉर्ज सोरोस के बेटे से मिलते हैं। जॉर्ज सोरोस के और अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के, मोहम्मद यूनुस के और हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के साथ या बराक ओबामा के साथ जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। वो सब जानते हैं कि इनके क्या रिश्ते हैं। बल्कि जब पहले कार्यकाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुने गए थे तो ये पेरिस में थे और इनका एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान आया था। इन्होंने कहा था कि ये अमेरिका के लिए काला दिन है, मोहम्मद यूनुस ने कहा था। तो ये एक नेक्सस है और भारत के खिलाफ किस किस तरह की साजिशें वो रच चुके हैं, ये किसी से दबा छिपा नहीं है। उनके कार्यकारी बनने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता और क्रूरता बढ़ी। उनके जो प्रतिष्ठान थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हों, उनके घर हों, उनके कार्यस्थल हों, वहाँ पर उन पर अटैक किए गए। जो ऊंचे पदों पर हिंदू आसीन थे उनसे जबरन इस्तीफे लिखवाए गए। यानी जो मानव और मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उनका उल्लंघन किया गया और उनको, उनकी हत्याएं करके उनको चौराहों पर, सड़कों पर टांगा गया। ये सारी कुछ चीज़ें मोहम्मद यूनुस के ही समय हुई हैं। मोहम्मद यूनुस ही थे जो बीजिंग की यात्रा के समय चाइना प्रेसिडेंट से कह रहे थे कि जो चिकन नेक है वहाँ पर उसके आसपास आप अपना एयरफील्ड या एयरबेस बना ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ज़मीन देने को तैयार हैं, मुहैया कराने को तैयार हैं। उसके बाद एक्चुअल में
जो तैयारियां थी हमारी तरफ से, और वो संभावित थी कि बारिश खत्म होने के तुरंत बाद हो सकता है या पहले हो सकता है, एक ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी थी बांग्लादेश की इस साजिश के खिलाफ। लेकिन वो किन्हीं कारणों से, अब वो कारण क्या थे वो बाद में समझ में आएगा लोगों की, लेकिन इसलिए शायद वो टाला गया कि जो बांग्लादेश में अगर कोई इस समय है जो भारत के करीब है, या भारत के किस जो सुरक्षा रक्षा चिंताएं हैं उनको लेकर के थोड़ा संवेदनशील है, तो वो वहाँ की सेना ही है। और उस सेना के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे मैदान में, उसके खिलाफ शायद अपनी फौजों को उतारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कार्रवाई रोकी गई। वरना बांग्लादेश की औकात ही क्या है, 1.5 दिन का, 2 दिन तो सारा सामान ही है। हमारी सेना अगर अपनी पर आ जाए तो 2 दिन में तो अगर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं ना। कर सकते हैं। तो वो इनके पास कोई तीनों सेनाओं में कोई दम नहीं है। जी। तो कहने का आशय ये है कि जो भी साजिशें रची जा रही हैं वो पकड़ में आ रही हैं, वो चीजें सामने आ रही हैं। और हमारे यहाँ का जिस तरह का इस समय नेतृत्व है, उसने तो डोकलाम में चीन को पीछे हटने को मजबूर किया। गलवान घाटी में 4.5 साल का स्टैंड ऑफ रहा। अल्टीमेटली जो 50,000 की सेना खड़ी कर रखी थी चीन ने, उसको कदम वापस लेने पड़े। अभी जब एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री गए थे तो हमने चित्र देखे हैं किस तरीके से रेड कारपेट बिछा करके उनका हवाई अड्डे पर भी इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा मीटिंग स्थल पर भी जिस तरह के, एक कहना चाहिए कि नॉर्मल एक रिश्ते, एक रेस्पेक्ट जो किसी राष्ट्र प्रमुख की होनी चाहिए, वो शी जिनपिंग की तरफ से भी दिखाई दी। और पुतिन तो खैर एक विश्वस्त सहयोगी हमारे हैं ही। और इन सब मुलाकातों के सापेक्ष में ही अब डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तरीके से सरेंडर करना पड़ा। यहाँ तो कुछ लोग कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, लेकिन हमने शी जिनपिंग का भी सरेंडर होते हुए देखा है ट्रम्प हमारी का टाको हो गया अब तो। और डोनाल्ड ट्रंप को भी देखा है। तो ये साजिशें चलती रहेंगी। बात ये है कि इस समय जो सरकार है वो अब चीन से लगती हुई सारी सरहद पर एक पूरा भरा पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा हुआ है। अभी आप रेलवे देखिए, आप पूरा, अभी नहीं, मैं कल ही शायद खबर देख रहा था कि करीब 500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक रेलवे का नेटवर्क जो कई राज्यों को जोड़ेगा चीन की सीमा पर, उसके लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। तो ये सब किया जा रहा है। वहाँ पर 2011 का AK एंटनी का, जब ये रक्षा मंत्री थे, तो पार्लियामेंट का बयान है ना इनका, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना रहे हैं कि कहीं चीन उस पर आकर के कब्जा ना कर ले। यानी आप अपनी सेनाओं के पराक्रम और कौशल और उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता पर इतना भरोसा रखते हैं कि कोई देश हमारे भीतर घुस आएगा? क्या ये 62 वाला भारत है? तो ये एक्चुअल में पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अब 3 एयरबेस, एयरफील्ड, स्ट्रेप्स, वो सब चालू की है ना, मोदी के आने के बाद चालू हुई हैं। वहां पर अब विमान उतरते हैं, हमारे जंगी जहाज उतरते हैं। वहां पर राफेल की फ्लीट हमारी तैनात है चीन बॉर्डर पर। तो और वहां हमारी सेना गई है ना, अग्रिम मोर्चे तक गई है, 50,000 सेना हमारी भी पहुंच गई थी। तो ये एक्चुअल में जज्बा होना चाहिए देश के प्रति, देश की सरहदों के प्रति जो संवेदनशीलता है वो होनी चाहिए। और वही जो एक बात कही जाती है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो वो, अब आप कितना भी साजिशें रच लें, किन्हीं से भी मुलाकातें कर लें, वो जानते हैं कि यहाँ नेतृत्व इस समय किस तरह का बैठा हुआ है, जो कई मामलों में जीरो टॉलरेंस पर ही काम करता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि मोदी जी जिस तरह से और मोदी जी की पूरी जो टीम है जिस तरह से काम करती है, वो सामने है और चाहे अमेरिका के ट्रेड वॉर की बात करें
उस पर भी भारत नहीं झुक रहा। साथ ही सुरक्षा को लेकर तो जो जैसे कि आपने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारत अपनाता है, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामने है और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, वो भी ताने-बाने सामने है। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश, चाइना से चाहे हमारे रिश्ते अभी थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी नेपाल में भी स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में भारत के लिए लगातार चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं। तो हम हमारे सामने जो उनका जी सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे पोरस बॉर्डर है हमारा नेपाल के साथ, बांग्लादेश, इ इस द और फिर घुसपैठियों की भी समस्या सामने रहती है। कितना अहम हो जाता है इस दिशा में काम करना, जब इस तरह के चैलेंजेस सामने हों? बात ये है अंबर जी कि अभी हम करीब 4.5 पौने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जी। और अगर हमें 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है और फिर जो हमारा अगला टारगेट 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, हुँ, अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो ज़रूरी है कि जो हमारी सरहदें हैं वो ज़रा शांत रहें। हुँ, यानी कोई कहीं लंबे किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग किसी तरह की बैटल में ना उलझ जाएँ। हुँ, अब दुर्योग से कह लीजिए कि पाकिस्तान की सरहद पर अभी ऑपरेशन सिंदूर होकर के निपटा है। पाकिस्तान से हमारे बहुत इस समय इंटेंस रिलेशन है। कब क्या हो जाए, कब कौन खुरापात कर दे पहलगाम जैसी, कह नहीं सकते। और कब हमें फिर से एक, चूँकि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी उसको स्टैंड बाई में रखा गया है, तो जी, कब ये हो जाए पता नहीं है। बांग्लादेश में जब तक कोई स्थिर सरकार ना आ जाए, चुनी हुई सरकार ना आ जाए, और वो भी उसका चेहरा-मोहरा किसका रहेगा, कौन रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बांग्लादेश के साथ भी एक नया मोर्चा हमारा खुला ही हुआ है, जो किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तीसरा बॉर्डर जो चाइना के साथ लगा हुआ था, डोकलाम, और उसके बाद ये गलवान, ये 2 कॉन्फ्लिक्ट चीन के साथ हुई। तो चीन जाना प्रधानमंत्री का 2018 के बाद, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। चीन की भी समझ में आ गया है कि इस बदले हुए भारत से वो टकरा नहीं सकता है। अगर वो टकराएगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा कर नहीं रही है हुँ, और कई तरह की पाबंदियाँ अमेरिका की तरफ से भी है, और बीच में हमने भी झटके दिए हैं उनको। टिकटॉक से लेकर के 250-300 ऐप उनके हमने बैन किए हुए हैं, और उनके कई बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट भारत में भी हमने एक तरीके से रोके हुए हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो चीन का ये मानना है अब कि भारत के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उसको ज़रा ठीक कर लिया जाए, और जो इस समय स्थितियां बनी थी अमेरिका के साथ भी टसलबाजी की, और हुँ, पाकिस्तान के साथ भी, और चीन भी ये देख रहा है कि उसके जो स्ट्रेटेजिक और दूसरे हित थे पाकिस्तान में, वो चाहे सी पैक वाला हो ग्वादर तक और उसको आगे अफगानिस्तान तक बढ़ाने की बात हो, उसमें अमेरिका की पाकिस्तान में फिर से एक तरीके की घुसपैठ के चलते उसको पीछे हटना पड़ा है, या उसको एक इनसिक्योरिटी महसूस हुई है। तो चीन ने इसलिए पुतिन की पहल पर भारत से अपने रिश्ते फिर से नॉर्मल करने के लिए कोशिश की है। यानी हम ये कह सकते हैं, विश्वास के तौर पर तो नहीं, लेकिन जो घटनाक्रम अभी हुआ है कि कम से कम चीन का बॉर्डर अब सरगर्म नहीं होगा, थोड़ा शांत रहेगा कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। हुँ, पाकिस्तान को हमने बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, और अगर तुमने कोई भी छेड़ा-छाड़ी की, या तुम्हारे यहाँ बैठे हुए आतंक के सरगनाओं ने फिर से पहलगाम जैसा कुछ किया, क्योंकि एक आशंका बनी हुई है, मसूद अजहर का पूरा परिवार एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया, इनके 3-4 और रिश्तेदार भी मारे गए। करीब 14-15 लोग वहाँ काम आए थे, वो खत्म हो गए थे। तो ये जी, माना जा रहा है कि वो शांति से तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ खुरापात करेगा। कुछ मूवमेंट हुए भी हैं। जी, बिहार में घुसपैठ करते हुए कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए, कल दिल्ली में कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ-कुछ चल रहा है उन लोगों की तरफ से। लेकिन अगर कुछ हो गया, तो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय में है, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 13 महीने के लिए, 14 महीने के लिए, 15 महीने के लिए, 16 महीने के लिए, 17 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 19 महीने के लिए, 20 महीने के लिए, 21 महीने के लिए, 22 महीने के लिए, 23 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, 25 महीने के लिए, 26 महीने के लिए, 27 महीने के लिए, 28 महीने के लिए, 29 महीने के लिए, 30 महीने के लिए, 31 महीने के लिए, 32 महीने के लिए, 33 महीने के लिए, 34 महीने के लिए, 35 मही
फिर से जी। कार्रवाई भारत को करनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम एक बॉर्डर हमारा अभी शांत रहने वाला है चाइना की तरफ, और बांग्लादेश भी अभी शांत इसलिए रहेगा कि जिस चीन को ला करके ये बैठाना चाहता था, वो चीन अब भारत का भारत दोस्त को बन हुँ, टेंशन नहीं देगा, भारत को परेशान नहीं करेगा। तो हमारे लिए अब सिचुएशन है केवल, और टेंशन की वजह है केवल पाकिस्तान। तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं, हमने किया ही है, हमने सबक सिखाया ही है, 4 जी। दिन में उसको घुटनों पर लाया ही है। तो ये सारी चीज़ें, नेपाल में जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है अब ये भी शांति की तरफ जाएगा, क्योंकि सुशीला कार्की जो हैं वो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर चुन ली गई हैं, शपथ हो गया है, तो वहाँ भी शांति आएगी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ ये समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को प्रेशराइज़ करने के लिए कुछ-कुछ टैक्टिक्स अपनाती है, तौर तरीके अपनाती है, हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, वो अब इन सब चीज़ों को समझ भी रहा है और ठीक तरीके से टैकल भी कर पा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से आज का नेतृत्व है, वो मज़बूती के साथ इन सारी चीज़ों से निपटना जानता है, बड़ी-बड़ी ताकतों के साथ और ये आज की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हम आज के दौर में एक भारतीय होने के नाते इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से चलता रहे क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है। ओमकार जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद।